बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। ये मामला मुस्लिम वर्सेस हिंदूज जो है ये चला जाता है तो ये बहुत खतरनाक गेम होगी। इस जो रियट्स आज बांग्लादेश में हो रहे हैं इसके अगर 54 इयर्स बैक आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये शुरू होते हैं इस्लामिस्ट वर्सेस जो फ्रीडम फाइटर्स ग्रुप्स थे उनकी लड़ाई से। लेकिन जो मसला है वो है बांग्लादेश का अवाम। ओनली जो भी कहते हैं कि सबसे बड़ा विक्टिम जो है इस सारे मामले में वो है द पब्लिक, बोथ साइड्स, फ्रॉम द इस्लामिस्ट एंड फ्रॉम द लिबरल साइड। कोई भी जब आग झिड़कती है तो देखती नहीं है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये लिबरल है या कोई भी है। 37,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, गद्दार डिक्लेयर किया गया, 37,000 अराउंड के लोगों को, और उनको सजाएं दी गई। ये बुनियाद था हेटर्ड का, नफरत का अगेंस्ट जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे और वर्सेस जो जमात इस्लामी इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे। 2010 में शेख हसीना वाजिद ग्रैंड चिल्ड्रन कोटा सिस्टम का इनकाद करती हैं, और जिस तरह से ही वो कोटा सिस्टम ग्रैंड चिल्ड्रन कोटा सिस्टम का स्टार्ट होता है तो देश में मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। यूरोप 100 of years फाइट के बाद भी यूरोपियन यूनियन बना सकता है, तो हम सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं जो हम थ्रू आउट फ्रॉम द वन जो के ओरिजिन और जेनेसिस हैं, तो हम आपस में बैठ के क्यों किसी तरह से भाईपन के साथ रह सकते हैं। इनकलाब मंचा के स्पोक्स पर्सन शरीफ उस्मान हादी के मर्डर के बाद बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। ये शरीफ उस्मान हादी वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो यूथ मूवमेंट थी दैट अराउज इन लास्ट जुलाई 2024, और वही मूवमेंट यंगस्टर मूवमेंट थी जिसने आगे चल के 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद उस टाइम के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया अपने ओहदे से इस्तीफा पे। अगर हम देखें तो उसके बाद ये वो मूवमेंट है जो कोटा सिस्टम के खिलाफ चली थी, और जो उस टाइम के जो बांग्लादेश हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद एक जो अपराइजिंग हुई थी। लेकिन हम अगर बांग्लादेश के पॉलिटिकल हिस्ट्री को पीछे देखेंगे, हम उस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जिसकी उम्र सिर्फ 54 साल है। जी बिल्कुल, 1971 के बाद बनने वाला बांग्लादेश, 16 दिसंबर 1971 के बाद बनने वाला बांग्लादेश की बात करेंगे। वैसे तो बांग्लादेश तारीख में शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह जो फराजी मूवमेंट को जिन्होंने लीड किया, 18th सेंचुरी में हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी मूवमेंट के नाम से, जो कि एक बड़ी सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मूवमेंट थी सब कॉन्टिनेंट की, उसके हवाले से जाना जाता है। वैसे तो बांग्लादेश दुनिया में रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने 1913 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज लिया था, उसके हवाले से जाना जाता है। वैसे तो बांग्लादेश अगर आप पीछे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में देखेंगे क्योंकि तो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के हवाले से मशहूर है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, फिर 9/11 में एनलमेंट 1911 में, किस तरह से इन 6 सालों में जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्ट्रगल्स रहे है, उसके बाद थ्रू आउट। लेकिन हम जो पॉलिटिकल हिस्ट्री अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो रियोट्स शुरू हैं बांग्लादेश में, या ये जो डिवीजन है बांग्लादेश में, ये जो पॉलिटिकल डिवीजन है, ये बांग्लादेश में शुरू होती है पीछे 54 साल पीछे शुरू होती है, और वो वहाँ से शुरू करते हैं हम जिसको कहते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। अच्छा, ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान जब 25 मार्च 1971 को उस टाइम के वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी ने वहाँ पे जो ऑपरेशन शुरू किया, और उस टाइम एक ग्रुप सामने आया, उसका नाम था मुक्ति बाहिनी। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स द फ्रीडम फाइटर्स। वो बांग्लादेश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उसी टाइम दूसरी साइड पे इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे जो कि अल शम्स और अल बदर के नाम से जाने जाते थे। असल कहानी जो है ये यहाँ से शुरू होती है।
Al Shams or Al Badr were fighting on the side of Pakistan military. They were fighting with them. और फिर उसमें बिहारी और बंगाली जो डिवीजन्स थी वो एक हकीकत बन के सामने आई। और फिर दूसरी साइड पे थे मुक्ति बाहिनी, अल शम्स अल बदर, जो कि उस टाइम के रजाकार डिक्लेयर थे, और दूसरे साइड पे मुक्ति बाहिनी जो कि उस टाइम फ्रीडम फाइटर्स के नाम से लड़ रहे थे। 1971 16 दिसंबर को बांग्लादेश आज़ाद होता है। उसके बाद 1972 जनवरी में मुजीबुर रहमान, जो वेस्ट पाकिस्तान के मियांवाली जेल में कैद थे, वो निकल के हुकूमत बनाते हैं। मुजीबुर रहमान जो पहला काम करते हैं, जो अब रियोर्ट्स है, मैं उसकी तनाजुर में बात कर रहा हूँ, वो 5 सितंबर 1972 को एक कोटा सिस्टम लाते हैं बांग्लादेश सिविल सर्विसेज BCS में, और वहाँ पे 30% जो जॉब्स थी वो रिजर्व की गई मुक्ति बाहिनी के टाइटलमेंट, जिसको वो फ्रीडम फाइटर्स कह रहे थे, उनके बच्चों के लिए 30% कोटा सिस्टम का आगाज बांग्लादेश सिविल सर्विस BCS में मुजीबुर रहमान ने किया 5 सितंबर 1972 को। ये भी एक बुनियाद है जो आजकल हो रहा है। अच्छा, दूसरा वो था इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT के मुताबिक एक उन्होंने एक एल बनाया मुजीबुर रहमान ने। ये 1973 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के तहत शेख मुजीब ने एक सेल बनाया, जिसका काम ये था कि जो भी दूसरी साइड पे जो इस्लामिस्ट ग्रुप थे, जो जमात इस्लामी के साइड पे लड़ रहे थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनको गद्दार डिक्लेयर करना और उनको सजाएं देना। ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है जो थ्रू आउट आगे चली है। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिर उसके बाद मुत्तिउर रहमान, निज़ामी, ये बड़े जमात इस्लामी के लीडर्स थे जिनको आगे चल के फांसी दी गई। मुत्तिउर रहमान निज़ामी को मई 2016 में फांसी दी गई। उसके बाद अली अहसन मोहम्मद मजीदी को 2015 में फांसी दी गई, और इसी तरह से अब्दुल कादर मौला को जो है 2013 में दिसंबर में फांसी दी गई। ये एक बुनियाद जी चीज़ें हैं जो हम पीछे डिस्कस करते हैं। और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के तहत शेख मुजीब ने 1973 में एक सेल बनाया, और उस टाइम सिर्फ 70s के अराउंड जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड आता है 37,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, गद्दार डिक्लेयर किया गया, 37,000 अराउंड के लोगों को, और उनको सजाएं दी गई। ये बुनियाद था हेटर्ड का, नफरत का अगेंस्ट जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे और वर्सेस जो जमात इस्लामी इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे। अच्छा, एक कोटा सिस्टम का इंट्रोडक्शन, दूसरा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के तहत जो इस्लामिस्ट ग्रुप थे उनको गद्दार डिक्लेयर करना। दीज वर द रूट काजेस बिहाइंड द हिस्ट्री, लाइक जो आज रियोर्ट्स हो रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन एक तीसरा काज भी है, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश की बात करें तो वो शुरू होती है 15 अगस्त 1975 शेख मुजीब की असैसिनेशन से। शेख मुजीब 15 अगस्त 1975 को अपने घर में जो मिड रेंज आर्मी ऑफिसर्स थे उनके हमले के तहत शहीद हो जाते हैं, उनका मर्डर होता है। और उसके बाद शेख मुजीब के जो सर्वाइवर थे वो सिर्फ जो उनकी 2 बेटियां थीं, शेख रिहाना और शेख हसीना, ये 2 बेटियां जो है उस टाइम जर्मनी में गालिबन या यूके में कहा जाता है थी, इसी वजह से वो सरवाइव कर गई। वरना बाकी जितनी भी फैमिली थी शेख मुजीब की, वो 15 अगस्त 1975 को उनकी असैसिनेशन हुई। ये कहानी उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की शुरू होती है बांग्लादेश में, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आगे चल के आर्मी जो
लीडर थे ज़ियाउर रहमान साहब, 1977 में वो इक़्तिदार संभालते हैं। 1977 से लेके मई 1981 तक ज़ियाउर रहमान रहते हैं। और ज़ियाउर रहमान के दौर में सुना है कुछ न कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए बांग्लादेश में, और ज़ियाउर रहमान ने मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू किया और उसने अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के नाम से वहाँ बनाई। और फिर ज़ियाउर रहमान की असैसिनेशन हो जाती है 30 मई 1981 को। उसके बाद जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे अब्दुल सत्तार, वो पॉपुलर वोट से आगे आते हैं। लेकिन फिर जो हुसैन मोहम्मद इरशाद हैं, उस टाइम के आर्मी जनरल हैं, जो फिर मिलिट्री कू करके मार्च 1982 हुसैन मोहम्मद इरशाद जो है बांग्लादेश में मिलिट्री कू के तहत हुकूमत बनाते हैं। और फिर इसी तरह से ये दूसरा आर्मी जनरल जो है 1982 मार्च के बाद बांग्लादेश में जो है हुकूमत करते। और आपको ये फिर सुन के हैरानी होगी कि हुसैन मोहम्मद इरशाद जो है 1991 में इलेक्शन करवाते हैं। 27 फरवरी 1991 में इलेक्शन होता है, जो कि एक पॉलिटिकल फोर्स की या पॉलिटिकल प्रेशर में आके, हालांकि हुसैन मोहम्मद इरशाद की अपनी पार्टी जतिया पार्टी जो है वो भी एक माइनॉरिटी में सीट्स लेती है, बल्कि न होने के बराबर। लेकिन उस टाइम 1991 में जो मेजॉरिटी सीट्स हैं वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो ज़ियाउर रहमान ने बनाई थी, उसकी वाइफ खालिदा ज़िया जो है हुकूमत बनाती हैं। और इसी तरह से फिर 1996 फरवरी में इलेक्शंस होते हैं, जिनसे अपोजिशन पार्टीज बाइकॉट करती हैं। और फिर अगेन जून 1996 में इलेक्शन होती है, जिसमें फर्स्ट टाइम आफ्टर लाइक 1975 के बाद जो शेख मुजीब का मर्डर हुआ, तो उसकी बेटी शेख हसीना वाजिद मेजॉरिटी सीट्स विन करती हैं। 146 300 में से शेख हसीना वाजिद मेजॉरिटी के साथ विन करके हुकूमत बनाती हैं 1997 से ऑनवर्ड। लेकिन 1996 की इलेक्शन जून में उनकी जिस तरह से जो है हुकूमत बनती है, फिर वही 97 में वो चिल्ड्रेन कोटा एक्ट लाती हैं। आप अंदाजा करें, चिल्ड्रेन कोटा एक्ट बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में BCS में, और वो भी चिल्ड्रेन कोटा एक्ट का मतलब ये था कि जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे थे उनको भी इस कोटा में हिस्सा दिया जाएगा। यही कोटा सिस्टम है आगे। और फिर उसके बाद आगे चल के इस कोटा सिस्टम को आगे वो किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है। 2001 में खालिदा ज़िया आती हैं। खालिदा ज़िया का टेन्योर फिर सेकंड टेन्योर जो था उनका 2001 से लेकर 2006 तक था। लेकिन फिर जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उन्होंने इलोंगेट करके, जो कि उसके बाद दिसंबर 2008 में इलेक्शंस हुई, और उससे ऑनवर्ड शेख हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेके थर्ड फैक्टर था, जिसमें आपका शेख मुजीब का मर्डर, उसके बाद ज़ियाउर रहमान जो मिलिट्री जनरल थे उनका मर्डर, फिर मिलिट्री कू सेकंड जो है हुसैन मोहम्मद इरशाद ने किया। उसके बाद जो 1991 में 19-20 साल के बाद जाके फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे वो 27 फरवरी 1991 में हुए थे। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी आप पीछे देखेंगे। अच्छा, इसमें जो थ्रू आउट इग्नोर किया गया वो इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे, क्योंकि 1991 में जो मेजॉरिटी सपोर्ट थी वो जमात इस्लामी की थी। और फिर जब 2008 के बाद जैसे ही शेख हसीना वाजिद जो है गवर्नमेंट में आती हैं, अगर हम रिसेंट हिस्ट्री में जाएं, जो कोटा सिस्टम पे जो रिवॉर्ड शुरू है, जिसमें जो इनकलाब मंचा पार्टी का बड़ा रोल था, वो शुरू होते हैं 2010 से। अच्छा, 2010 में शेख हसीना वाजिद ग्रैंड चिल्ड्रन कोटा सिस्टम का इनकाद करती हैं, और जिस तरह से ही
वो कोटा सिस्टम, ग्रैंड चिल्ड्रन कोटा सिस्टम का स्टार्ट होता है तो देश में मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। और उसके तनाजुर में 8 मार्च 2018 में फिर इसी कोटा सिस्टम को जो है वो बांग्लादेश हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, लेकिन बांग्लादेश हाई कोर्ट इसका जो अपील है चैलेंजिंग अगेंस्ट द कोटा सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्ट आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रेशर, जो प्रोटेस्ट के प्रेशर में आके शेख हसीना वाजिद मजबूर होके 2020 में इस कोटा सिस्टम को रिमूव कर देती हैं। 2020 में शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम रिमूव करती हैं और 1 जुलाई 2020 को एक नोटिफिकेशन जो है निकालती हैं, जिससे इनका जो कंप्लीट रिमूवल है वो अमल में आ जाती है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट रिफॉर्मेशन ऑफ जॉब सिस्टम चाहते थे, तो वो प्रोटेस्ट जो है कम तो हुए लेकिन इतने हद तक नहीं हुए। हालांकि उसके साइड में जो मसला वही था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्योंकि जमात इस्लामी भी उन प्रोटेस्ट में भरपूर किरदार अदा कर रही थी। लेकिन आगे होता क्या है कि 2021 में फिर जो 6 बच्चे 6 चिल्ड्रन जो फ्रीडम फाइटर्स के हैं, फिर इसको कोर्ट में चैलेंज करते हैं और फिर वही कोर्ट जो है 5 जून 2024 ये टर्निंग पॉइंट था। ये जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया था बांग्लादेश हाई कोर्ट का 5 जून 2024 को, जिसमें कोर्ट जो है वो 1 जुलाई 2020 वाला जो फैसला था गवर्नमेंट का रिमूवल ऑफ कोटा सिस्टम को कैंसिल करके कोटा सिस्टम को दोबारा बहाल कर देती है बांग्लादेश हाई कोर्ट। और फिर यहां से इनकलाब मंचा पार्टी और फिर एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट और बांग्लादेश छात्रा लीग और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स और इवन ये सारे ग्रुप्स, सारे आउटफिट्स इस्लामिस्ट प्रोटेस्ट का पार्ट थे, इस्लामिस्ट जो ग्रुप्स थे उनका पार्ट थे। और फिर 5 जून 2024 के बाद जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है टू कैंसिल आउट द वर्डिक्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट वाज इशूड ऑन 1 जुलाई 2020 को, जिसमें गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम कदरे हद तक रिमूव किया था, यहां से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मैसिव लेवल पे इरप्ट होते हैं। और हालांकि फिर 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट जो है ऑफ बांग्लादेश फैसला देती है 93% जो जॉब्स कोटा है वो मेरिट पे हो और इस तरह का फैसला। लेकिन वो फैसला 21 जुलाई वाला जो 2024 वाला फैसला है वो भी इन रियट्स और प्रोटेस्ट को कम नहीं कर पाया। आगे चल के 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट टॉपल डाउन होती है। अब वहां से जो इकोनॉमिस्ट थे जो उस टाइम यूएसए में थे, मोहम्मद यूनुस, वो आके गवर्नमेंट संभालते हैं। और इससे फिर आगे बांग्लादेश में पॉलिटिकल जो फ्रीडम फाइटर्स वाली साइड है, शेख हसीना वाजिद का रिसेंट में जो फांसी का आर्डर भी कोर्ट ने दिया है, वो भी फैसला आ चुका है। तो ये जो 2 ग्रुप्स हैं, एक लिबरलिस्ट हैं, दूसरे इस्लामिस्ट हैं। लिबरलिस्ट ग्रुप्स आर लेड बाय द जो अवामी लीग और वो फ्रीडम फाइटर्स मुक्ति बाहिनी आगे वर्सेस इस्लामिस्ट ग्रुप। इस्लामिस्ट ग्रुप जो है आर लेड बाय द जमात इस्लामी। ये जो 2 मेजर पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं बांग्लादेश में। और फिर ये जो शरीफ उस्मान हादी जो स्पोक्स पर्सन थे इनकलाब मंचा पार्टी के, जो ढाका 8 से आइंदा जो 2026 में इलेक्शंस होने हैं जो अनाउंस्ड हैं बांग्लादेश में, उन्होंने भी ये ढाका 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने वाले थे और इनका फिर रिसेंट मर्डर होता है। अच्छा, अब इसमें अगर आपको रीजनल और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, अगर रीजनल के हवाले से देखें तो ये फाइट असल में एक प्रॉक्सी फाइट भी है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो अफगानिस्तान था वो पाकिस्तान की किसी जमाने में स्ट्रेटेजिक डेप कहलाता था।
जनरल हमीद गुल जो है वो कहते थे कि अफगानिस्तान काबुल इज अवर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो चला गया है इंडिया के पेज पर। तो इंडिया इज पेनिट्रेटिंग इन अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान एंड एट सेम टाइम ये जो रियोट्स हैं इसमें भी सुना है पाकिस्तान इज इन्फ्लुएंसिंग, लेकिन अभी तक उससे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये ज्यादातर 90% इंटरनल जो रियोट्स हैं जो कि हैटर्ड है अगेंस्ट शेख हसीना वाजिद ने, जो इनके बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उनको विक्टिमाइज किया, जमात इस्लामी के लीडरों को। लेकिन फिर भी ये किसी न किसी तरह से ये लिंक होता है कि कोई प्रॉक्सीज के उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन जो खतरनाक बात हो रही है, जितनी भी प्रोटेस्ट है उसमें हिंदूज मास लिंचिंग भी सामने आई है, क्योंकि इसको अगर गॉड फॉरबिड अगर ये मामला मुस्लिम वर्सेस हिंदूज जो है ये चला जाता है तो ये बहुत खतरनाक गेम होगी और इंडिया वर्सेस इंडिया के हेटर्ड में चला जाता है इंडिया के मुसलमानों, या इवन मुस्लिम वर्सेस हिंदू का जो हेटर्ड है वो इंडिया में मोदी गवर्नमेंट अगर एग्जीक्यूट कर देती है उस चीज को, तो ये इंडिया के मुसलमानों के लिए भी बहुत खतरनाक होगा और ओवरऑल रीजन के लिए भी बड़ा खतरनाक होगा। तो इसी वजह से ये रियोट्स आगे किस शक्ल में चलते हैं। लेकिन जो मैंने आपको फैक्टर्स बताया, एक फैक्टर रहता है आखिर में, वो है इंटरनेशनल फैक्टर। इसमें जब तक ये इंटरनेशनल कोई कुव्वतों को देखा जाए तो सिर्फ यूएस का थोड़ा बहुत एक चांस लगता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो यूएस में रहे हैं, यूएस बैक्ड हैं एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट, जो ओथ टेकिंग वो भी यूएसए से आए। बाकी कोई इंटरनेशनल पावर्स अभी इस में खुल के नहीं आए सामने। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस जो रियट्स आज बांग्लादेश में हो रहे हैं इसके अगर 54 इयर्स बैक आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये शुरू होते हैं इस्लामिस्ट वर्सेस जो फ्रीडम फाइटर्स ग्रुप्स थे उनकी लड़ाई से, और फिर ये आगे चलते हुए और जो शेख मुजीब ने कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया 5 सितंबर 1972 को, फिर आगे चल के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के थ्रू आईसीटी के तहत जो सजाएं दी गई इस्लामिस्ट ग्रुप जमात इस्लामी के लीडरों को, और फिर इसी तरह से जो है उसमें जो मेजर जो है आया उसमें 37,000 के अराउंड जो है उस टाइम के 70s में लोग डिक्लेयर किए गए गद्दार, और फिर ये हैटर्ड एक रूट काज बन रहा है जो आजकल बांग्लादेश में हो रहा है। शेख मुजीब की असैसिनेशन, जियाउर रहमान की असैसिनेशन, फिर हालांकि हाउ एवर 1991 में कुछ लेवल पे इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में, लेकिन फिर अगर इस सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर शेख हसीना की गवर्नमेंट ने 2008 के बाद ग्रैंड चिल्ड्रेन 1997 में चिल्ड्रेन कोटा सिस्टम एक्ट, और 1997 के बाद जो 2008 के बाद गवर्नमेंट आई उनकी जो सेकंड गवर्नमेंट थी गालिबन शेख हसीना वाजिद की, वो फिर ग्रैंड चिल्ड्रेन एक्ट, फिर उसके बाद 2012 के जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स 2018 के ऑनवर्ड ये हिस्ट्री जो है, और फिर जो मैंने बताया कि जो असल जो वो था 5 जून 2024 के बाद जो कोर्ट का फैसला था रिमूविंग द गवर्नमेंट डिसीजन ऑन 1 जुलाई 2020, ये आगे चल के अगर किसी न किसी तरह से रीजनल प्रॉक्सीज का भी मामला है, इंटरनेशनल जो मिला के, लेकिन जो मसला है वो है बांग्लादेश का अवाम। ओनली जो भी एक कहते हैं कि सबसे बड़ा विक्टिम जो है इस सारे मामले में वो है द पब्लिक, बोथ साइड्स, फ्रॉम द इस्लामिस्ट एंड फ्रॉम द लिबरल साइड। कोई भी जब आग छिड़कती है तो देखती नहीं है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये लिबरल है या कोई भी है। और जिस तरह से बांग्लादेश अभी बर्न हो रहा है, ये रीजन के लिए भी ऑफ कोर्स इज टाइम ऑफ सारो, डीप सारो, कि जिस तरह से वहाँ पॉलिटिकल रियोट्स हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जितने भी रीजनल एक्टर्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान एंड इंडिया को बैठ के ये जो भी रीजनल प्रॉक्सीज हैं या जो भी रीजनल फाइटिंग्स हैं, फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्रीज पब्लिक हार्मनी प्रोड्यूस करनी होगी, क्योंकि इस रीजन का सबसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी यही है कि हम सारे जो सब कॉन्टिनेंट के कंट्री मेंबर्स हैं वो अगर एक दूसरे को
कोऑपरेशन के थ्रू, एक जिस तरह से हमारे यहाँ है कोऑपरेशन, लेकिन थ्रू आउट जो जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है और बाकी जो रीजन के ममालिक हैं, रशिया, ये सामने बैठ के किसी न किसी तरह से कोऑपरेशन को फ़रोग नहीं देंगे तो ये रीजनल वार्स, प्रॉक्सी वार्स आगे चल के एक खतरनाक सूरत ले सकती हैं। और दूसरी बताऊं मैं आपको बात, वो ये है कि अगर यूरोप 100 ऑफ ईयर्स फाइट के बाद भी यूरोपियन यूनियन बना सकता है तो हम सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, जो 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 हम थ्रू आउट फ्रॉम द वन जो के ओरिजिन और जेनेसिस हैं, तो हम आपस में बैठ के क्यों किसी तरह से भाईपन के साथ रह सकते हैं।